Hello, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Today we would be discussing the financial management F9 pre-June mock 2024 एग्ज़ाम. हम इस सीक्वेंस में वीडियोस बनाएंगे. पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए, फिर इन सेकंड वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी. ठीक है. सेक्शन ए, सर ये इसके अंदर मेरे पास 15 OTQs होते हैं. ठीक है. हर OTQ 2 मार्क्स का होता है. टोटल मेरे पास सेक्शन ए से मैं रिकवर कर सकता हूँ कितने मार्क्स है? 30 मार्क्स. बहुत ईजी है, थोड़ा बस कॉन्सेप्ट को गेन करना है और इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा. ठीक है सर. मेरा पहला सवाल, इन रिलेशन टू एन इररेडीमेबल, सर पहले इररेडीमेबल सिक्योरिटी की बात हो रही है. इन रिलेशन टू एन इररेडीमेबल सिक्योरिटी पेइंग अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इररेडीमेबल सिक्योरिटीज के अंदर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? As risk rises, the market value of the security will rise to ensure that the investor receive the increased yield. सर ये कह रहा है कि जैसे जैसे आपके पास इरिडीमेबल डेब्ट के अंदर आपका रिस्क बढ़ता है तो आपकी मार्केट सिक्योरिटी बढ़ जाती है, जिस जिसकी वजह से आपका जो यील्ड रेट है वो आपका बढ़ जाता है. लेकिन सर वैसे होता नहीं है इस तरीके से, क्योंकि आपके पास जैसे रिस्क बढ़ता है तो आपका यील्ड रेट बढ़ा, मतलब आपकी फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी. लेकिन ऑन द सेम साइड आपके पास मार्केट वैल्यू जो होगी वो गिर जाएगी. तो ये स्टेटमेंट मेरे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे ही रिस्क बढ़ेगा आपके पास इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ेगी, और जैसी इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ी, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, आपके पास मार्केट वैल्यू गिरती है. ठीक है. ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेमेंट सर आपकी मार्केट वैल्यू गिरती है. और रिस्क अराइज होता है आपके पास इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. जैसे जैसे आपके पास रिस्क बढ़ा आपके पास इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ेगी, आपके पास इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ी तो आपके पास मार्केट वैल्यू गिरेगी. सिमिलरली अगर आपके पास रिस्क गिरेगा आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट भी गिरेगी, और जैसी इंटरेस्ट की पेमेंट गिरेगी तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी. लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है सर? मार्केट वैल्यू विल राइज. लेकिन मुझे पता है कि मार्केट वैल्यू राइज नहीं होती ड्यू टू इंक्रीज इन रिस्क और ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड और यील्ड. ठीक है सर. तो ये वाली स्टेटमेंट होगा इनकरेक्ट. दूसरी स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है? द मार्केट वैल्यू ऑफ irredeemable लोन नोट्स इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट बाय 1 - टैक्स रेट. ये कह रहा है कि सर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए लोन नोट्स की मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स. इंटरेस्ट को मैं आफ्टर टैक्स मार्केट वैल्यू के अंदर लेता हूँ और उसको डिवाइड कराता हूँ यील्ड ऑफ द लोन नोट से. सर मार्केट वैल्यू लोन नोट की किसके पर्सपेक्टिव से निकलती है? मेरे पास इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से निकलती है. मेरा जो इन्वेस्टर है वो मेरे पास मार्केट वैल्यू चाहता है, और मेरे पास इन्वेस्टर जो है वो वो मार्केट वैल्यू चाहता है, उसको मार्केट वैल्यू ऑफ लोन नोट उसका पर्सपेक्टिव है. लेकिन वो आफ्टर टैक्स नहीं लेता, क्योंकि आफ्टर टैक्स का बेनिफिट कंपनी उठाती है. तो इसलिए मार्केट वैल्यू इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आफ्टर टैक्स नहीं लेते, क्योंकि उसको आफ्टर टैक्स लेने का कोई गेन ही नहीं है, क्योंकि उसको टैक्स डिडक्ट मिलेगा लेकिन कंपनी को मिलेगा. तो इन्वेस्टर का तो इसमें पर्सपेक्टिव नहीं है. तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए मैं आफ्टर टैक्स नहीं बिफोर टैक्स लेता हूँ. तो मेरे पास ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई. ठीक है. इरिडीमेबल लोन नोट्स आर टैक्स इफिशिएंट वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस. मेरे पास इरिडीमेबल लोन नोट्स जो है वो टैक्स इफिशिएंट है. ठीक है. रेजिंग फाइनेंस मैं रेज करूंगा, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर मुझे टैक्स शील्ड मिलेगी जिस पे मेरे पास टैक्स डिडक्टेबल होगा. तो सर मेरी सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो गई? मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 3. ओके. उसके बाद देन मूविंग फॉरवर्ड, सर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन, कॉर्पोरेट कंपनी इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस. सर जैसे जैसे आप MCQs OTQs करते रहेंगे आप जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा. कॉर्पोरेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें सारे के सारे इक्विटी फाइनेंस कंपनी है. ठीक है. इट कंसिडरिंग अप्रेजिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन अ न्यू बिजनेस लाइन. एक नया बिजनेस के अंदर भाई, एक नई फील्ड, एक नए सेक्टर के अंदर बिजनेस खोल रहा है. ठीक है. तो इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा था? इक्विटी बीटा को यूज़ करते हैं टू अनगेट, और फिर उसको रीगेट करते हैं यूजिंग अ बीटा एसेट टू फाइंड द न्यू इक्विटी. फिर जैसे बीटा इक्विटी नहीं आती है उस नई बीटा इक्विटी को हम मेरे पास एक मॉडल में रखते हैं. मेरे पास दो मॉडल्स होते हैं, एक तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल्स होता है. ठीक है. उसके अंदर रखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाती है सर? मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाती है ऑफ न्यू प्रोजेक्ट की.
ठीक है, ये कह रहा है कि मेरे पास ऑल इक्विटी फाइनेंस है कंसिडरिंग द अप्रेजिंग अ न्यू एरिया ऑफ अ बिजनेस। एग्जिस्टिंग बीटा इक्विटी कितना है सर? मेरे पास एग्जिस्टिंग बीटा इक्विटी है सर 1.3, वेयर एज द इक्विटी बीटा ऑफ द कंपनी इन अ न्यू बिजनेस एरिया। मेरे नए नए प्रोजेक्ट्स के इक्विटी कितनी है, नए सेक्टर की बीटा इक्विटी कितनी है 1.5। मेरे पास डेट टू इक्विटी रेशो कितना है, उसने बोला सर मेरे पास 35% है। मेरे पास रिस्क फ्री रेट कितना है, मेरे पास 4% है। और मेरे पास सर मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या है सर? मार्केट रिस्क प्रीमियम है सर, मार्केट रिस्क नहीं है, रिस्क प्रीमियम है। रिस्क प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट रिस्क रेट एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, देयरफॉर इट इज अ रिस्क प्रीमियम। इग्नोरिंग टैक्सेशन, इसमें टैक्स मैंने सर इग्नोर कर देना है। उसके बाद कह रहा है यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच व्हाट इज द रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। उसने बोला मेरे मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है सर। तो थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो सर मैं इसको ओके सर। मेरे पास बीटा इक्विटी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट कितनी है सर? मेरे पास बीटा इक्विटी सर नया प्रोजेक्ट की कितनी है? उसने बोला सर मेरे पास बीटा इक्विटी न्यू प्रोजेक्ट की है। मेरे पास बीटा इक्विटी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के बता रहा है सर, ये मेरे पास इररेलेवेंट है क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए करंट प्रोजेक्ट नहीं निकालनी। मुझे प्रॉक्सी कंपनी की बीटा इक्विटी को अनगियर्ड करके मुझे जो अपनी करंट प्रोजेक्ट है, मेरा नया जो प्रोजेक्ट है, उसकी मुझे बीटा इक्विटी निकालनी है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। तो बीटा इक्विटी न्यू प्रोजेक्ट की मेरे पास कितनी है सर? 1.5 है। वेयर एस उसने बोला मेरे पास डेट टू इक्विटी रेशो, मेरे पास डेट टू इक्विटी रेशो कितना है सर? मेरे पास डेट टू इक्विटी रेशो सर उसने बोला 35% है। उसने बोला फिर मेरे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मेरे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सर कितना है? उसने बोला 4% है। और उसने बोला क्या चीज़? मेरे पास मार्केट रिस्क ऑफ प्रीमियम, उसने बोला मेरे पास रिस्क प्रीमियम कितना है सर? 5% है। सर मेरा पहला स्टेप क्या होता था? मेरा माय फर्स्ट स्टेप वुड बी, मैं उसको यूजिंग द बीटा इक्विटी ऑफ अ न्यू सेक्टर, मैं उसको अनगियर्ड करता था टू कैलकुलेट द बीटा एसेट। देन वी यूज द बीटा एसेट टू कैलकुलेट द बीटा इक्विटी ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग द बीटा इक्विटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, हम उसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की जो इक्वेशन होती थी उसके अंदर रखते थे, जिसके जरिए मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाता है। क्लियर है सर? लेकिन इसके अंदर क्या है, मैं पहले क्या करूँगा, मेरे पास बीटा एसेट इज इक्वल्स टू सर इक्वेशन फॉर्मूलेज यहाँ पे गिवन है, आप देखना चाहे जो फॉर्मूले की शीट के थ्रू भी देख सकते हैं उसका क्या फॉर्मूला है। सर ये रहा मेरे पास बीटा एसेट का फॉर्मूला क्या है? बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट आफ्टर टैक्स प्लस मेरे पास बीटा डेट इज इक्वल्स टू मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, बीटा डेट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय बीटा डेट आफ्टर टैक्स प्लस इक्विटी। सर मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, तो मैं यूजिंग दिस फार्मूला बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी इनटू इनटू के सर किससे जरिए? इनटू मेरे पास बीटा इक्विटी है तो पहले मैं इक्विटी इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेब्ट करूँगा। ठीक है सर, ये मेरे अंदर जो मेरा डेब्ट जो होगा वो मेरे पास आफ्टर टैक्स होगा। ठीक है, मेरे पास सर इसके अंदर डेट टू इक्विटी रेशो, मेरे पास रेशियोज हैं उसमें से डेट का पोर्शन कितना है? 35% है। तो मेरे पास सर इक्विटी का पोर्शन कितना होगा? मेरे पास 1 माइनस इज इक्वल्स टू मेरा डेट का पोर्शन जो है सर वो मेरे पास 35% है, तो मेरे पास इक्विटी का पोर्शन कितना होगा सर? मेरे पास 65% होगा। समझ आ रही है सर? मेरे पास डेट का पोर्शन 35% है, इसलिए मेरे पास इक्विटी का पोर्शन कितना होगा? 65% होगा।
तो यूजिंग मुझे बीटा एसेट निकालना है, तो बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी। बीटा इक्विटी मेरे पास क्या है सर, मेरे पास 1.5 है बीटा इक्विटी, इंटू क्या है, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे सर, मेरे पास बीटा इक्विटी बीटा एसेट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू मेरे पास इक्विटी रेशो। मेरा इक्विटी रेशो कितना है सर, मेरे पास 65% है। तो मेरे पास बीटा एसेट क्या आ गया सर, मेरे पास 0.975। अब समझिएगा सर, जहाँ पर मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर सारा इक्विटी फाइनेंस है। देखिए सर, मेरे पास दो होते हैं, बीटा एसेट के अंदर एक रिस्क होता है और बीटा इक्विटी के अंदर दो रिस्क होते हैं। बीटा इक्विटी के अंदर मेरे पास बिजनेस रिस्क भी होता है, वेयर एज द फाइनेंस रिस्क भी होता है। लेकिन मेरे पास बीटा एसेट के अंदर सिर्फ बिजनेस रिस्क होता है। मेरा बीटा इक्विटी के अंदर क्या होता है, मेरे पास बिजनेस रिस्क भी होता है और फाइनेंस रिस्क भी होता है। लेकिन मेरी कंपनी के अंदर सारा इक्विटी फाइनेंस है, तो मेरे पास जब सारा ही इक्विटी फाइनेंस, तो मेरे पास फाइनेंस रिस्क तो हुआ ही नहीं। तो मेरा बीटा एसेट वुड बी इक्वल टू द बीटा इक्विटी ऑफ द प्रॉक्सी कंपनी। तो मेरा बीटा एसेट इसके अंदर मेरा बीटा इक्विटी की इक्विवेलेंट होगा। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास बीटा इक्विटी इज इक्वल्स टू बीटा एसेट, देयरफॉर मेरे पास बीटा इक्विटी भी क्या हो जाएगा, मेरे पास 0.975 हो जाएगा। अब इसको मैं सी ए पी एम की इक्वेशन के अंदर, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की इक्वेशन के अंदर रखूँगा, जो कि मेरे पास सर क्या कहता था, मेरे पास मार्केट रिस्क प्लस उसने बोला क्या, मेरे पास कहता था रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू इनटू किसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सर इसको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्विटी के अंदर। तो मेरे पास सी ए पी एम के थ्रू मेरे पास क्या निकलता था सर, मेरे पास क्या निकलता था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, मेरे पास आर एफ क्या है, मेरे पास आर एफ सर मेरे पास निकला है 4%। और मेरे पास आर पी रिस्क प्रीमियम क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द, उसने बोला है मार्केट रिस्क माइनस उसने बोला रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालूंगा सर, मेरे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि मेरे पास 4% था, प्लस इसको किस पे, रिस्क प्रीमियम को मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि मेरे पास डिफरेंस है किसका सर, रिस्क मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का। तो इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे सर, बीटा इक्विटी से। मेरा पास बीटा इक्विटी क्या है, मेरे पास इसके अंदर 0.975 है। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ गई सर, इन परसेंटेज टर्म्स में लिखनी है, ऑल एज रिटन एंड की, मेरे पास 8.88%। तो मेरे पास नियरेस्ट कितने आ जाएगी सर, मेरे पास 8.9% हो जाएगी। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, मेरे पास द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सिंपल कंपनी। रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं। सर जो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल वो 85% है ऑफ द क्रेडिट सेल्स के, ये बात हाईलाइट कर लीजिए सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास रिसीवेबल्स जो हैं उसके अंदर से 85% मेरे पास क्रेडिट में काम हुआ है, मतलब जो मेरी टोटल सेल्स हुई है उसमें से 85% मेरा क्रेडिट पे काम हुआ है। और उसमें से सर मेरे पास 15% मैंने कैश की सेल की है। जो मेरे पास रेवेन्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 3560 का, उसमें से 15% मेरे पास कैश सेल है, वेयर एज 85% मेरे पास जो सेल है वो क्रेडिट की सेल है। परचेजेस मेरे पास टोटल कितनी हुई है, 1 to 5 मिलियन की हुई है। मेरे पास टोटल डेज कितने हैं ईयर्स के अंदर, 360 डेज है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर, इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, रिसीवेबल टर्नओवर डेज और ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज। ठीक है सर, ये कैलकुलेशन है। आ जाते हैं सर इस पे। अब मेरे पास सर क्या फॉर्मूला था, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, पहले मैं निकालता हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है सर, एवरेज इन्वेंट्री, उसने बोला एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड किससे करता था सर, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मेरे पास किस चीज़ से सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकालने के लिए मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास यहाँ पे कितनी दी हुई है सर, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री सवाल के अंदर 345 दी हुई है, तो मेरे पास 345 कर लिया। उसने बोला डिवाइडेड बाय, किस चीज़ से डिवाइड होता है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिवाइड होता है। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है सर, 2150, मेरे पास कितनी 2150।
ठीक है सर, इसको मैं किससे मल्टी डिवाइड करके किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, मेरे पास इंटू कितने डेज हैं सर, टोटल साल के अंदर 360 डेज है, तो मेरा कितना पॉइंट होगा 57.77। तो मेरे पास सर राउंड ऑफ करा तो मेरे पास यहाँ पे किसने मैच हो रहा है, मेरे पास 58%, 58 डेज मैच हो रहा है, तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितने आ गए, 58 हो गया। ठीक है सर, देन मूविंग फॉरवर्ड सर, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज निकालना है, क्या चीज़ सर, रिसीवेबल टर्नओवर डेज, जो कि मेरे पास क्या होता था सर, एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल, ठीक है, उसको डिवाइड कराता था सर किस चीज़ से, उसने बोला मेरे पास क्रेडिट सेल से। ठीक है, मेरे पास सर एवरेज, मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज निकालने हैं, मेरे पास एवरेज रिसीवेबल क्या आ गया सर, मेरे पास एवरेज रिसीवेबल सवाल के अंदर क्या दिए हुए, मेरे पास 455 दिए हुए। अब सर मेरे पास रिसीवेबल्स होते ही क्रेडिट के हैं, रिसीवेबल्स के अंदर वही पैसे आते हैं जो मैंने लोगों से, कस्टमर से कलेक्ट करने होते हैं। अगर मेरे पास कैश के पैसे तो रिसीवेबल में नहीं आएंगे ना, वो तो कैश को रिप्रेजेंट करेगा, रिसीवेबल के अंदर जितने भी पैसे हैं वो सारे मेरे पास क्रेडिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट 455 कर लिया। वेरस मेरे पास क्रेडिट सेल्स कितनी है, मेरे पास सर क्रेडिट सेल्स कितनी है, मतलब मेरे पास जो टोटल सेल्स हैं 3560, उसका 85% क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक है सर, यहाँ पर आ गए, फिर मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर डेज क्या हो जाएंगे सर, मेरे पास एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू सर, मेरे पास डेज कितने रहे टोटल, 360, 360 कर दिए। अब मेरे पास इसमें आ रहा है सर 54.1, मतलब राउंड ऑफ किया तो मेरे पास 54 डेज आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 54 डेज प्लेस कर दूंगा। सिमिलरली सर मेरे पास ट्रेड पेबल डेज, अब इसके अंदर मेरे पास क्या था सर, ट्रेड पेबल डेज, जो कि मेरे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रेड पेबल डेज। अच्छा, ट्रेड पेबल डेज मेरे पास किस तरीके से निकालते हैं सर, एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय सर, मेरे पास टोटल परचेजेस और सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो भी सवाल के अंदर दिया हुआ है कि सवाल की नेचर को समझ के करते हैं सॉल्व। उसने बोला सर मेरे पास ट्रेड पेबल डेज इधर आ गए, मेरे पास एवरेज पेबल सवाल में कितने दिए हुए हैं सर, 220 मिलियन दिए हुए हैं। वेरस मेरे पास टोटल परचेजेस कितनी है, मेरी टोटल परचेजेस सवाल के अंदर अलग से दी हुई हैं सर, मेरे पास 1251 की हैं, 1251। तो इन दोनों को सर मैं डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, मेरे पास सर ट्रेड पेबल डेज इज इक्वल्स टू, मेरे पास एवरेज पेपर डिवाइडेड बाय टोटल परचेजेस, मेरे पास कितनी है, मल्टीप्लाई करना है सर कितने, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जो कि मेरे पास 360 है, तो मेरे पास टोटल वर्थ कितनी आ गई सर, 63.3 डेज, मतलब राउंड ऑफ किया तो मेरे पास 63 डेज। ठीक है सर, क्लियर है। अब मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक वाहिद स्टेटमेंट या दो चार स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है सर, द सेंसिटिविटी ऑफ द एनपीवी, उसने बोला मेरे पास सेंसिटिविटी क्या होती है, उसने बोला सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करता है कितना एडवर्स चेंजेस, सर सेंसिटिविटी क्या है मेरे पास, हाउ मच एडवर्स चेंजेस इन द वेरिएबल वुड मेक योर एनपीवी ज़ीरो, मतलब कितनी चेंज करूं एंड मेरे वेरिएबल्स कितना परसेंटेज में चेंज करूं अपने वेरिएबल के अंदर कि मेरी एनपीवी जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो मेरे पास ज़ीरो आ जाए। ठीक है सर, अब ये सेंसिटिविटी किसकी क्या है, ऑफ एनपीवी, ऑफ द चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। अब सर मेरे पास सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स वॉल्यूम की किस तरीके से निकालते हैं, मेरे पास सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी किस तरीके से निकलती है, मेरे पास इस तरीके से निकलती है, जो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको मैं डिवाइड करता हूँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है सर, मेरे पास टोटल सेल्स, मेरे पास लेस करते हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, जब अपनी सेल्स के अंदर से मैं लेस करूँगा वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो मेरे पास सेल्स वॉल्यूम का सेंसिटिविटी एनालिसिस किस तरीके से निकलता है, मेरे पास कॉन्ट्री नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इसके अंदर भी क्या लिखा है, द सेंसिटिविटी ऑफ एनपीवी इज कैलकुलेटेड
to the changes in the sales volume can be calculated as the net present value is divided by the present value of future sales कंट्रीब्यूशन एट आफ्टर टैक्स। ये सर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं उसको डिवाइड करता हूँ किस चीज़ से, उसने बोला अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। ठीक है सर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है सर ये? अब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है तो सर मेरे पास पहली स्टेटमेंट ओनली वन भी आ रहा है और मेरे पास 1 2 3 भी आ रहा है। ठीक है सर, इसको चेक करते हैं। अब ये कह रहे हैं द प्रॉब्लम, सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रॉब्लम विद द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज नीदर बी क्वान्टिफाइड और मेजरेबल या मेजर्ड। ठीक है सर, अब ये कह रहा है कि रिस्क, मेरे पास रिस्क क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ इट इज़ द सिनेरियो या सिचुएशन वेयर द कंपनी हैज़ मैनी आउटकम। एक सिचुएशन जहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारे आउटकम हैं, मगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम कैन नॉट बी डिटरमाइन विद द कॉन्फिडेंस। एक कंपनी जिसके पास बहुत सारे आउटकम हैं और उन सारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन हो सकती है अगर कॉन्फिडेंस से, तो ये मेरा रिस्क है। और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी या उसके चांसेस आउटकम के मेरे पास डिटरमाइन नहीं हो सकते, तो मेरे पास ये क्या है? अनसर्टेनिटी है। अच्छा, रिस्क क्या होता है सर? मेरे पास क्वांटिफाइड होता है, मेजरेबल होता है, मैं उसको मेजर कर सकता हूँ रिस्क को। किस चीज़ के थ्रू? उसने बोला प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू। वेयर एज मेरे पास अनसर्टेनिटी जो होता है उसको मैं मेजर या क्वांटिफाइड नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन में क्या कह रहा है? द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज नीदर क्वांटिफाइड या मेजर्ड। सर मेरे पास रिस्क को तो मैं क्वांटिफाइड और मेजरेबल कर सकता हूँ, लेकिन अनसर्टेनिटी को नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर क्या रहा है कि भाई रिस्क और अनसर्टेनिटी आप दोनों को ही क्वांटिफाइड और मेजर्ड नहीं कर सकते। तो सर मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ठीक है सर। अच्छा, पहली स्टेटमेंट सही है सर मेरे पास, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द लोअर द सेंसिटिविटी मार्जिन इज द लेस क्रिटिकल द वेरिएबल इज टू द एनपीवी डिसीजन। नहीं नहीं सर, ये कह रहा है कि जितना कम सेंसिटिविटी के अंदर, जितना कम मेरे पास एडवर्स चेंजेस इन द वेरिएबल्स होगा, उतनी कम मेरे पास डिसीजन इम्पैक्ट करेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू पे। नहीं 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 सर, मेरे पास जितना कम एडवर्स चेंजेस होगा उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास सेंसिटिविटी सेल्स वॉल्यूम की 5% निकाल ली, लेकिन उस 5% से मेरा एनपीवी, अगर मेरे पास मिलियंस की एनपीवी की अमाउंट आ रही होगी, वो मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। मतलब एक छोटे एडवर्स चेंजेस की वजह से मेरे पास एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू के डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो मतलब सर मेरे पास ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। द लोअर द सेंसिटिविटी चेंजेस द हायर द रिस्क, द हायर द इम्पैक्ट ऑन द एनपीवी डिसीजन। तो मेरे पास सर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सिर्फ सेल्स वॉल्यूम की, ये नंबर वन वाली। ठीक है सर, क्लियर है। दूसरे उसके ऊपर जाते हैं। अच्छा सर, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। उसमें से उसने बोला इसके अंदर से कौन सी प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल कहते किसे हैं। प्रिंसिपल कोई भी ओनर को कहते हैं। ठीक है। और एजेंट किससे कहते हैं? कोई भी बंदा जो कि मैनेजमेंट करता है बिजनेस को। एक बिजनेस है, उसके ओनर प्रिंसिपल हो गया, और वो बंदा जो मैनेज करता है उस बिजनेस को वो कहते हैं एजेंट। मतलब इन सिंपल टर्म्स एजेंट जो होता है वो काम करता है प्रिंसिपल्स के लिए। एजेंट जो होता है वो क्या बंदा होता है? वो बंदा होता है जो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है सर, ये बहुत वाइड डेफिनेशन है प्रिंसिपल और एजेंट की। लेकिन इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या बता रहा है? प्रिंसिपल इज एन ओनर ऑफ द कंपनी, वेयर एज द एजेंट इज द पर्सन हु मैनेज द बिजनेस ऑफ द ओनर। ठीक है। लेकिन इसके अंदर बता रहे हैं कौन सी इलस्ट्रेशन है जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल एजेंट। मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम को? सप्लायर कटिंग दियर कॉस्ट बाय चीपर मटेरियल टू कीप दियर प्राइसेस लो। सप्लायर अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं ताकि प्राइसेस को चीपर रख सकें। सर इसके अंदर मेरे पास प्रिंसिपल एजेंट का कोई सिनेरियो डिस्कस नहीं हो रहा। शेयर होल्डर आर डिसएग्रीइंग टू दी डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, शेयर होल्डर तो मैं समझ आ गया, मैं एजेंट। प्रिंसिपल, अगर कंपनी की बात करूँ, कंपनी के प्रिंसिपल्स या ओनर कौन से हो गए? शेयर होल्डर हो गए। और एजेंट कौन हो गए? डायरेक्टर या मैनेजर जो मैनेज करते हैं कंपनी को। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर प्रिंसिपल एजेंट का सिनेरियो नहीं है। शेयर होल्डर
ग्रुप डिसएग्रीइंग ओवर द डिविडेंड पॉलिसी, मतलब शेयर होल्डर डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर डिसएग्री कर रहा है, ये मेरे पास कोई प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक मार्केट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन कंपनीज टू अचीविंग अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, ये भी सर मेरे पास कोई भी प्रिंसिपल एजेंट की स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मैनेजर्स जो अवॉइड कर रहे हैं डेट फाइनेंस बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट पेमेंट अवॉइड द नीड ऑफ फॉर केयरफुल कैश मैनेजमेंट, मेरे पास मैनेजर्स जो होते हैं सर वो डेट फाइनेंस को अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास डेट फाइनेंस को अगर वो अवॉइड करेंगे तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा सर, मेरे पास जैसी डेट फाइनेंस को अगर मैं अवॉइड करूँगा तो मेरे पास इक्विटी फाइनेंस सिर्फ रह जाएगा। ठीक है, क्यों डेट फाइनेंस को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है। ठीक है, और इसके ज़रिए सर केयरफुली कैश मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इस ये स्टेटमेंट सर मेरे पास सही रिफ्लेक्ट कर रही है प्रिंसिपल्स और एजेंट को, क्योंकि सर इसमें मैनेजर्स आ रहा है और उसके अंदर एक हिंट तो ये है कि मैनेजर और प्रिंसिपल या शेयर होल्डर अगर कोई भी इस तरीके का आया मैनेजर्स है, इसलिए मैं इसके अंदर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है सर, ओके। मशीन की कॉस्टिंग है सर कितनी, 225,000, जिसकी यूज़फुल लाइफ है कितनी, 4 साल। इसके सर ये डेटा बना लेता हूँ मैं इसका। मेरे पास कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है सर, मेरे पास कॉस्ट है मशीन की कितनी, 225,000। वेयर इज लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है सर, मेरे पास लाइफ जो है वो कितनी है मशीन की, 4 साल है। ठीक हो गया सर, उसके ऊपर एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीसेल, आप पूरे स्टेटमेंट पढ़िएगा। ये कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं रीसेल की निकालूं, एक होता है रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर, ये कह रहा है कि 4 साल बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ 4 साल बाद की जो रेजिडुअल वैल्यू होगी उसको आज डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊँ तो मेरे पास 15,300 बन रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू मेरे पास कितनी है सर, उसमें 15,300। उसने बोला द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल रनिंग कॉस्ट ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, उसने बोला मेरे पास मेंटेनेंस या रनिंग कॉस्ट कितनी है सर, रनिंग कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास, उसने बोला मेरे पास रनिंग कॉस्ट 55,555,6,7 है। ठीक हो गया सर। अच्छा, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट सर मेरे पास इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट क्या होता है, मेरे पास एक तरीके की एवरेज कॉस्ट एनुअली कितनी लगेगी। अच्छा, इफ़ वी वुड यूज़ द मशीन टू एंड इट इज़ रिप्लेस्ड आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद अगर मैं उसको रिप्लेस करूँ तो उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है सर, इन नियरेस्ट डॉलर निकालना है। तो मेरे पास सर पहले मैं इसकी कैलकुलेट करता हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकालता हूँ सर, मेरे पास जो कॉस्ट होती है जो आपने कंपनी पे खर्चा किया कॉस्ट, ठीक है सर, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस उसने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, उसने बोला प्लस ये मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई सर, 2625, 265, 267 आ गई। उसको मैं मेरे पास इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन्यूटी फैक्टर्स, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं आप, डायरेक्ट बोलते हैं कि एन्यूटी फैक्टर, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, मेरे पास कितनी प्रेजेंट वैल्यू थी, उसने बोला 4 साल है तो मतलब मैं इन 4 साल का एन्यूटी फैक्टर निकाल लूँगा। मेरे पास सर मेरी पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 265, मेरे पास अब मुझे निकालना है कि मेरे पास एन्यूटी फैक्टर कितना आ रहा है। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है सर, 10% है। मैं यहाँ कैलकुलेट करना चाहूँ कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, लेकिन सवाल के मेरे अंदर फॉर्मूला शीट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ईजी और कन्वीनियंट भी है ये है कि आप डायरेक्ट उससे ही यूज़ करके निकाल लें। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू टेबल आ गया, ये मेरे पास एन्यूटी टेबल आ गया, मेरे पास 4 साल है लाइव, तो मेरे पास एन्यूटी फैक्टर ऑफ 4 ईयर क्या आ गया, 3.170, क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 3.170। तो मेरे पास सर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितनी आ गई, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, उसने बोला है एन पी वी डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू
जितने भी आपके पास सम ऑफ जो आपके पास डिस्काउंट रेट या उस सम ऑफ डिस्काउंट रेट या एन्युटी फैक्टर आ रहे थे, आपने डायरेक्ट कैलकुलेट किया तो वो आ गया इज इक्वल टू 83,680। मेरे पास इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ रही है 83,680, ये मेरे पास नियरेस्ट डॉलर में लिखनी है। ओके सर, ठीक है सर, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कॉलोनी कंपनी कॉलोनी कंपनी के पास 75 मिलियन इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। एंड हैज जस्ट रिपोर्टेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सर? 35 बिलियन, ये भी आपने हाईलाइट कर लिया। और न्यू इक्विटी, द न्यू इशू ऑफ 25 मिलियन इक्विटी, कोई नया इशू कर रही होगी इक्विटी, नया इशू कर रही होगी इक्विटी शेयर्स, 25 मिलियन नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। एट अ इशू प्राइस, सर कितनी इशू प्राइस पे कर रही है सर? 1.2 के ऊपर कर रही है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है सर। ऑल द प्रोसीड वुड बी यूज टू रिडीम अ बैंक लोन एट एन एनुअल कॉस्ट, मतलब सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितनी आ गई सर? मेरे पास 5% आ गई। उसने बोला ये पे करता है टैक्स एट अ रेट ऑफ 25%। ठीक हो गया सर। अच्छा, अज्यूमिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिमेन कांस्टेंट, ये कह रहा है मेरे पास इक्विटी इशू करने की वजह से, एडिशनल इक्विटी इशू करने की वजह से मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो पहले तो मैं ये निकालूंगा कि मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स है कितना। मुझे दिया हुआ सवाल में कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे जाना है किसके ऊपर? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स के ऊपर। अच्छा सर, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है? इफ़ द इक्विटी इशू गोज अहेड एंड द बैंक लोन इज रिडीम, ठीक है सर, मतलब मैं बैंक लोन को रिडीम कर दूँ, ठीक है, मतलब बैंक लोन रिडीम कर दूंगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ठीक है। और तो फिर मैं बैंक लोन रिडीम करके जो मेरे पास पैसा आया उससे मैंने नए इक्विटी शेयर्स इशू करे, ठीक है। और उस नए इक्विटी शेयर्स इशू करने की वजह से कैलकुलेट करो, सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट करो मेरे पास नई अर्निंग पर शेयर कितनी होगी। ठीक होगी सर। अच्छा, सर सिंपली मेरे पास पहले क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद आप निकालते हैं इंटरेस्ट, लेस करते हैं उसमें से। फिर आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। फिर उसमें से आप टैक्स लेस करते हैं। फिर मेरे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्लियर हुई है। अब मेरे पास ये कह रहा है बिफोर, मैं इधर हेडिंग डाल देता हूँ बिफोर इशू, मतलब मैं बिफोर इशू से बात करूँ तो मेरे पास सवाल के अंदर दिया हुआ है मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 35। अच्छा, सवाल बता रहा है कि सर आप इंटरेस्ट टैक्स आप देते हैं कितने? 25%। मतलब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कितने परसेंट? 75%। क्यों 75%? सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% होगा, उसमें से आपने लेस कर दिया सर 25%, तो आपके पास क्या बचा? सीधा सीधा 75% बचा। तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं डिवाइड करूँगा कितने से? डिवाइडेड बाय सिंपली 75% से। ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया सर? 46 आ गया। अब मैं टैक्स क्या निकालूंगा? मेरे पास टैक्स कितना मुझे लेस करना था? 11%। अगर सिंपली मैं इस तरीके से भी निकालूं, मेरा टैक्स रेट जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कितने परसेंट है? 25%। तो मेरे पास सेम फिगर आएगी। क्लियर है सर? अच्छा, अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट देता है। अच्छा, इंटरेस्ट किस चीज़ पे देता है? इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर आप? कह रहा है कि सर आपने न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करे। अब मुझे टोटल वर्थ निकालनी है, वेल्थ निकालनी है। नए शेयर इशू करने की वजह से मेरे पास कितनी वेल्थ आ रही है, क्योंकि उन पैसों के जरिए तो मैंने लोन नोट्स रिडीम करे, मतलब पैसे वापसी रिटर्न करे। मेरे पास ये कह रहा है कि 25 मिलियन आपने नए इशू किए लोन नोट्स एट अ प्राइस ऑफ रुपीज, सर कितने के इशू किए? 1.2 के ऊपर इशू किए। ठीक हो गया सर। मतलब मेरे पास न्यू इक्विटी शेयर इशू करने की वजह से मेरे पास कितनी पैसे की अमाउंट आई? मेरे पास इक्विटी अमाउंट आई 30 मिलियन। ठीक है। अब ये 30 मिलियन जो आए मेरे पास, इन 30 मिलियन के ज़रिए मैंने लोन नोट्स रिडीम कर लिए। मतलब मेरे पास 30 मिलियन के लोन नोट्स रखे थे। अब उन 30 मिलियन के लोन नोट्स जब थे मेरे पास, मैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देता था? मैं कितना इंटरेस्ट देता था? उसने बोला कि सर आप इंटरेस्ट देते थे 5%, तो उसने आपने बोला 5% मेरे पास इंटरेस्ट, मतलब मेरे पास मैं उसको 30 मिलियन पे 1.5 मिलियन का इंटरेस्ट देता था। ठीक है सर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स,
ठीक है, मतलब इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्स निकाल देना है। मतलब मेरे पास प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 48 था, जिसमें से आपने 1.5 मिलियन का इंटरेस्ट दिया, फिर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 46 मिलियन का आया, उसमें से आपने 25% टैक्स निकाला जो कि 11 है, और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब ये कह रहा है कि आफ्टर राइट इशू, भाई आफ्टर राइट इशू, उसने बोला कि आफ्टर राइट इशू, उसने बोला आफ्टर राइट इशू के बाद ये कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन दी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सवाल के अंदर वाजे कह रहा है कि भाई देयर इज नो चेंज इन दी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यू टू इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। मैं नए इक्विटी शेयर्स इशू करने की वजह से मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है। तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स जो भी था वो सिंपली मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने, मेरे पास आफ्टर इशू मेरे पास कोई लोन नोट्स नहीं बचे, क्योंकि मैंने सारे के सारे इक्विटी के ज़रिए पैसे रेस करके सारे के सारे लोन नोट्स भेज दिए। तो मेरे पास जब लोन नोट्स है ही नहीं तो उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, इसलिए ज़ीरो आ गया। मेरे पास ऑल पॉजिटिव। जी सर, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा सर, मेरे पास 48 मिलियन। इसके ऊपर मैंने सर कितना टैक्स देना है, मैंने इसके ऊपर 25% टैक्स देना है, ठीक है सर। और इसका सम करूँगा सर मेरे पास टैक्स के बाद, तो मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा सर, 36 मिलियन का आ जाएगा। ठीक है सर, मेरे पास इक्विटी, मेरे पास पहले इक्विटी कितनी थी, मेरे पास एक इक्विटी बिफोर एक, मेरे पास सर पहले इक्विटी कितनी थी, मेरे पास पहले इक्विटी कितनी थी सर, मेरे पास 75 मिलियन की थी। मेरे पास नई इक्विटी कितनी आ गई सर, 25 मिलियन की आ गई। मेरे पास टोटल इक्विटी कितनी होगी, हो गई सर, मेरे पास टोटल इक्विटी इज इक्वल टू 75 मिलियन प्लस 25 मिलियन। ये टोटल इक्विटी मेरे पास सर 100 मिलियन की हो गई। मुझे क्या निकालना है सर, रिवाइज अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय, सर क्या फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर। ठीक होगी सर, तो किस तरीके से निकालूंगा सर, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है सर, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो मेरे पास 36 है, ठीक है सर। और मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं लेस नहीं करूँगा कुछ भी। और मेरे पास ऑर्डनरी शेयर्स मेरे पास टोटल कितने आ गए, उसने बोला 100 मिलियन आ गए। तो मेरे पास सर रिवाइज अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ऑर्डनरी पर शेयर। तो मेरे पास सर रिवाइज अर्निंग पर शेयर 0.3136 125 टू द नियरेस्ट का है 0.361। मेरे पास थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है सर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट द डिस्क्रिप्शन विच फॉर द फॉलोइंग टू, इनमें से दो बताने हैं, पहले तो आप ये हाईलाइट कर लें। द फॉलोइंग टू of which two of the following descriptions are not the, इन दोनों में से कौन से नहीं है, याद रखिए कौन से नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो छोटे लेवल पे, मैक्रो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ड्राइव करना या उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखना, या ठीक है। तो इंश्योरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज को देखता है सर मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हमेशा प्राइस इंक्रीज को देखता है। मेरे पास इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम, मैं किस किस तरीके से नेशनल इनकम बढ़ा सकता हूँ, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ा सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ सर, ये मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर है। मेरे पास ऑब्जेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है कि भाई मैं बैलेंस रखूँगा बिटवीन अपनी इंपोर्ट के अंदर, बिटवीन अपनी एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन मेंटेनिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ मिनिमम लेवल, मतलब इंटरेस्ट रेट को मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल मैनेज या नहीं करते, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहले सर मेरे पास तो ये आ गया
मेंटेनिंग मिनिमम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर नहीं है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रिसीव को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं रखता, तो सर मेरा दूसरा ये ऑप्शन। तीसरा ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, वर्क फोर्स, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी प्राइस इंक्रीजेज, इन सब चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर कंसिडर करता है। तो सर मेरे पास इसका कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो मेंटेनिंग द इंटरेस्ट रेट एट मिनिमम लेवल, और सेकेंडली सर क्या है, बैलेंस बिटवीन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रिसीव। ओके सर, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। मेरे पास क्या कह रहा है, बिहा इज अ लिस्टेड कंपनी, इट इज़ नाउ सीकिंग अ न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक नई सोर्स ऑफ फाइनेंस देखना चाह रही है वो। ठीक हो गया। टू फंड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए उसने बोला डायरेक्टर हैज़ एडवाइज द इस्लामिक फाइनेंसिंग, डायरेक्टर ने बोला कि भाई इस्लामिक फाइनेंसिंग एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स आप ले लो, एज एन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की ऑल्टरनेटिव आप इस्लामिक फाइनेंस ले लो। हमने बोला ठीक है ले लेते हैं। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू द इस्लामिक फाइनेंस, उसने बोला आपने क्या निकालना है, सही निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालने इन रिलेशन टू द इस्लामिक फाइनेंस। ठीक हो गया सर। पहली बात क्या कहता है, मुदारबा। सर मुदारबा क्या होता है, मेरे पास एक इस्लामिक फाइनेंस होता है जिसके अंदर दो बंदे होते हैं, एक रब्बुल माल होता है और एक मुदारिब होता है। रब्बुल माल क्या होता है, जो कि कैपिटल प्रोवाइडर होता है या फाइनेंस प्रोवाइडर होता है, और दूसरा क्या होता है मेरे पास, मुदारिब होता है जो कि स्किल्स लाता है। एक बंदा स्किल्स लाता है, एक बंदा पैसे लाता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हुआ वो एग्रीड रेशियोज में डिवाइड हो जाता है, अगर लॉस हुआ वो सारा का सारा लॉस किसका, मेरे पास रब्बुल माल का। तो ये क्या कह रहा है, मुदारबा इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंस। ठीक है हो गया सर, वेयर द प्रॉफिट इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया सर, इसमें भी कोई मसला नहीं है। एंड द लॉसेस शैल बी एट्रीब्यूटेड टू दी प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, मतलब क्या सर, रब्बुल माल, मतलब ये मेरे पास पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक हो गया सर, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन, मेरे पास पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट मुशारका। मुशारका क्या होता है, एक मेरे पास जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप होता है जिसमें दोनों बंदे स्किल्स लाते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पैसे भी एग्रीड अपॉन रेशियोज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाता है और लॉस भी, दोनों एग्रीड रेशियोज या टू द रेशियो ऑफ कैपिटल जितना प्रोवाइड करा होता है उस रेशियोज के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये कहता है मुशारका इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंस। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। इन विच द इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, रिसीव डिविडेंड, नहीं 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 सर, ये तो मेरे पास इस्लामिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है डिविडेंड। इस्लामिक फाइनेंस का फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव है ही नहीं डिविडेंड, तो मेरे पास डिविडेंड तो होते ही नहीं है। ठीक है, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं और लॉसेस शेयर करते हैं एग्रीड अपॉन रेशियोज के अंदर, लेकिन सर डिविडेंड का लफ्ज़ आ गया, इस वजह से ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, फिर तीसरे पे चले हैं, सुकूक। सुकूक कैन नॉट बियर इंटरेस्ट। ठीक है भाई, सुकूक क्या होते हैं, एक तरीके के मेरे पास बोलो इंटरेस्ट है, लोन नोट्स है आपने इशू किए, ठीक है, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इस तरीके के, मतलब जिस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा बेसिकली। क्योंकि इस्लाम जो होता है वो प्रोहिबिट करता है किस चीज़ को, इंटरेस्ट को। सुकूक कैन नॉट बियर द इंटरेस्ट। ठीक हो गया सर, यहाँ तक बात सही है। सुकूक होल्डर रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस इनकम जनरेटेड फ्रॉम दी फंड्स, मतलब जितनी इनकम जनरेट होगी फंड से वो आपको एज अ रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा, ये सुकूक कहता है। तो इस सर मेरे पास ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक हो गया सर। इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट बाय द नेचर मीन्स दैट दे आर नॉट ट्रेडेड थ्रू द सेकेंडरी मार्केट। नहीं 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 सर, मेरे पास इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट बाय नेचर मीन दे आर नॉट ट्रेडेड, बेचिंग पे नहीं काम करते हैं सर, मेरे पास इंटरेस्ट को प्रोहिबिट करते हैं सर। मेरे पास इस्लामिक फाइनेंस से कुछ फंडामेंटल्स हैं सर, वो उसको कंसिडर करता है, ये सेकेंडरी मार्केट वगैरह को कंसिडर नहीं करता। तो सर मेरे पास दो इसकी इस्लामिक फाइनेंस की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, एक तो मुदारबा वाली और दूसरी सुकूक वाली, मतलब 1 और 3। तो मेरे पास सर करेक्ट आंसर ये आ गया। ठीक हो गया सर। देन मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, अ लार्ज लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। लार्ज लिस्टेड कंपनी क्या कर रही है सर, इशू कर रही है क्या चीज़, 90 डेज कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर इशू कर रही है सर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, और शॉर्ट टर्म लोन नोट समझो, या शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, जो मनी मार्केट के अंदर भी हेल्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द लोन नोट्स कितनी है, ठीक है 5 मिलियन। ईच पेपर, हर पेपर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10,000 है। द एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 6% है। ठीक है, अज्यूमिंग देयर आर 360 डेज इन अ ईयर। मुझे क्या निकालना है, इशू प्राइस निकालनी है, मतलब इशू प्राइस एक तरीके से बोलूँ बिफोर टैक्स प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सर मैं इसको किस तरीके से निकालूंगा, मेरे पास नॉर्मली सिंपली मैं चलूँ, मेरे पास इंटरेस्ट रेट क्या है सर, मेरे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है, जैसे सर आप वो निकालते थे
अपना अपना डिस्काउंट रेट निकालते थे। मेरे पास नॉमिनल वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है सर, मेरे पास 10,000 है नॉमिनल वैल्यू। मेरे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है। ठीक हो गया। मेरे पास टाइम कितना है सर, मेरे पास 90 दिन का टाइम है। ठीक है, टाइम मेरे पास कितना है, 90 डेज का टाइम है। तो 90 टोटल कितने डेज में से, 360 डेज में से। ठीक हो गया सर, मेरे पास टाइम आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस मेरे पास कितने परसेंट, 6%, रेस टू दी पावर 6 माइनस कितना, मेरे पास टाइम मैंने रख दिया, इज इक्वल्स टू 0.95, इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई कराऊंगा अपने जो भी नेट कैश फ्लोज होंगे उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, ऑल एच के ऑल एच मेरे पास 9855 टू द नियरेस्ट कर लो भाई, आपके जो भी समझ आ रहा है कि 9855 का नियरेस्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 9852। ठीक है सर। देन मूविंग फॉरवर्ड, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट दिए हुए कंपनी के, जिसमें मेरे पास रेवेन्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक हो गया सर, मेरे पास डिविडेंड दिया हुआ है, मेरे पास लोन नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, मुझे इसके अंदर की चीज़ निकालनी है सर, मेरे पास इसके अंदर क्या निकालनी है, मेरे पास इंटरेस्ट कवर निकालना है, इंटरेस्ट कवर निकालना है। ठीक हो गया सर, इंटरेस्ट कवर। और उसने बोला इंटरेस्ट कवर निकालना है, इंटरेस्ट कवर क्या निकालना है सर, इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स सवाल के अंदर कितना दिया हुआ है सर, मेरे पास 2650 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दिया हुआ है, 2650 लिख दिया सर। मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड लोन नोट, मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है लेकिन मेरे पास लोन नोट्स गिवन है, तो मैं लोन नोट्स के जरिए इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालूंगा। तो किस तरीके से निकालूंगा, 3525 इंटू कितने परसेंट देना है, उसने बोला 8% देना है। तो मेरे पास इंटरेस्ट कवर क्या हो जाएगा सर, मेरे पास इंटरेस्ट कवर इज इक्वल्स टू 2650 डिवाइडेड बाय 282, मतलब मेरे पास 9.39। तो मतलब 1 डेसिमल पॉइंट पे रखा है तो उसने बोला 1 डेसिमल पॉइंट पे रखना है तो मतलब 9.4। ठीक हो गया सर, तो 9.4। देन मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा भाई, बार कंपनी है सेट इन्वेंट्री ऑर्डरिंग पॉलिसी। भाई इन्वेंट्री ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मैं कितने ऑर्डर करता हूँ, एक बारी के अंदर जो ऑर्डर करता हूँ वो मैं 1 लाख ऑर्डर करता हूँ। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, मतलब मेरे पास सर, मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 200 रुपये पर ऑर्डर। एक ऑर्डर देता हूँ तो मेरे पास 200 रुपये का खर्चा होता है। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, मतलब मैं जितनी भी इन्वेंट्री होल्ड कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है, उसने बोला 0.5 पर यूनिट पर ईयर। एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट, अपने वेयर हाउस में रखने की कॉस्ट 0.5 यूनिट देता हूँ, पर यूनिट देता हूँ 1 साल की। द ऑर्डर आर रिसीव्ड आफ्टर 1 वीक, मेरे पास लीड टाइम क्या है, जब भी मैं ऑर्डर देता हूँ हर ऑर्डर मेरे पास 1 हफ्ते में मिलता है। ठीक हो गया सर। आफ्टर बीइंग प्लेसिंग विद द सप्लायर, सो द बफर इन्वेंट्री, मतलब मैं बफर स्टॉक कितना रखता हूँ, मतलब मैं एक 10,000 रखता हूँ, मतलब जब भी मेरे पास इन्वेंट्री कम होते 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 10,000 पे आए तो मैं सप्लायर का फ़ोन उठाऊंगा और बोलूँगा कि भाई मेरे पास माल भेज दो। ठीक है सर, मैंने अपना पॉलिसीज रखी कि मेरे पास कम अज़ कम मैं अपने वेयर हाउस के अंदर 10,000 यूनिट्स तो रखूँगा। तो मेरे पास ये क्या है, बफर इन्वेंट्री। उसने बोला द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब मेरे पास डिमांड कितनी है, मेरे पास डिमांड है 6 लाख यूनिट्स की। मतलब उसने बोला कि कॉस्ट निकालो तुम्हारी टू इन्वेंट्री ऑर्डरिंग पॉलिसी, मतलब आप अगर 1 लाख यूनिट्स ऑर्डर करते हो तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक हो गया सर। तो मैं निकाल लेता हूँ, मेरे पास मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग, मैं टोटल ऑर्डर्स कितने देता हूँ सर, मेरे पास 1 लाख यूनिट की ऑर्डर्स देता हूँ। ठीक हो गया सर, मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है सर, 200 रुपये पर यूनिट है। 200 रुपये हर हर ऑर्डर की कॉस्ट 200 रुपये है। ठीक है, हर ऑर्डर में मैं 1 लाख यूनिट्स मंगाता हूँ। मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 0.5 है। ठीक हो गया सर, पर यूनिट पर ईयर। उसने बोला मेरे पास बफर इन्वेंट्री इन्वेंट्री उसने बोला आपके पास बफर इन्वेंट्री कितनी है सर, उसने बोला 10,000।
ठीक हो गया सर। मेरे पास कितनी, उसने बोला कि आपके पास अ, उसने बोला डिमांड कितनी है, उसने बोला, मैंने बोला सर मेरे पास डिमांड जो है वो कितनी है, उसने बोला 6 लाख यूनिट मेरे पास डिमांड है। तो मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, पहले तो मैं देखूँ कि मैं कितने ऑर्डर्स देता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसने बोला कि सर आप कितने ऑर्डर देते हैं, मतलब मेरे पास 6 लाख की डिमांड है साल में। मैं हर दफ़ा जो ऑर्डर देता हूँ मैं 1 लाख ऑर्डर देता हूँ। तो मतलब मैं टोटल ऑर्डर कितने दूंगा, मैं टोटल ऑर्डर तो दूंगा, मैं कितने दूंगा, 6 ऑर्डर दूंगा। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पॉलिसी कितनी है। तो मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, मतलब मैं 6 ऑर्डर देता हूँ साल में। एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो मेरे पास 200 रुपये होती है। तो मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 1200 रुपये। अब सर मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट, मेरे पास सर होल्डिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, मेरे पास जो भी इन्वेंट्री ऑर्डर करता हूँ, द ऑर्डरिंग पॉलिसी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डरिंग। ठीक है, उसने बोला सर उसमें मैं उसमें बोला सर उसमें मैं ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, मैं उसमें बोलता हूँ सर मैं उसमें बफर स्टॉक ऐड करता हूँ। ठीक हो गया सर, उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किस चीज़ से, मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, मतलब मेरे पास टोटल, अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं टोटल इन्वेंट्री कितनी होल्ड करता हूँ, मतलब सर साल के अंदर मैं टोटल इन्वेंट्री कितनी होल्ड कर रहा हूँ, मतलब सर साल में मैं टोटल इन्वेंट्री जो होल्ड कर रहा हूँ वो 60,000 कर रहा हूँ। वो किस तरीके से किया, मतलब मेरे पास 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, मतलब 50,000, प्लस मेरे पास बफर स्टॉक 10,000, मतलब टोटल मेरे पास क्या हो गया सर 60,000। अब मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट क्या है, उसने बोला 0.5 है। मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट क्या है सर, मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट जो है हर यूनिट की 0.5 है। टोटल मैं होल्ड करता हूँ 60,000 यूनिट साल के अंदर, और एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट 30,000 है। तो मतलब अगर मैं 1 लाख यूनिट दूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट उसको संभालने की कितनी आ जाएगी, 31,200, 31,200। क्लियर है सर। देन मूविंग फॉरवर्ड, which of the following statement about the over the counter interest options are correct। उसने बोला इंटरेस्ट ऑप्शंस ओवर द काउंटर। अच्छा पहले तो आप ये समझिए कि मेरे पास जो इंटरेस्ट ऑप्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप मेरे पास ट्रेडेबल होता है, ट्रेडेबल ऑप्शंस होते हैं, और दूसरे बात मेरे पास क्या हो जाते हैं, दूसरी चीज़ मेरे पास सर क्या हो जाते हैं, ओवर द काउंटर, काउंटर बोले आप या डीलर बोलें आप, डीलर ऑप्शन, या तो कस्टमाइज बोलें, माइज, मतलब हर बंदे की नेचर के हिसाब से उसको एक कस्टमाइज या ट्रेड या एक डीलर ऑप्शन मतलब उसको बना के दूं, तो ये मेरे पास ओवर दी काउंटर ऑप्शन है, ओवर द काउंटर ऑप्शन है। और अगर जो मैं एक नॉर्मल एक्सचेंज ऑप्शन के ऊपर जो मेरे पास ऑप्शन ट्रेड हो रहा हो तो वो मेरे पास ट्रेडेबल ऑप्शन है। ट्रेडेबल ऑप्शन होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है नेचर के अंदर, ठीक है, वो ट्रेडेबल होता है, वो आप आगे बेच भी सकते हैं। ठीक हो गया। ऑप्शन होता है, ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बेनिफिट है तो उसको मैं रिडीम कर लूँ, अगर बेनिफिशियल नहीं है, मतलब एक ऑप्शन है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उसको टाइम पे रिडीम करना है नहीं करना, मतलब इट इज़ एन ऑप्शन। अगर आपके पास बेनिफिट होगा, वो आगे जाके बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको रिडीम कर लें, नहीं हो रहा तो नहीं करें यूज़, तो एक्सरसाइज नहीं करें। अच्छा ओवर द काउंटर क्या होता है, ये मेरे पास एक कस्टमाइज ऑप्शन बनाता हूँ जो कि मेरे पास नॉर्मल मार्केट के ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा होता, ठीक है। ये यूजुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मेरे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यूज़ करते हैं इस ऑप्शंस को, ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर उन दोनों ट्रेडेबल और ओवर द काउंटर के अंदर जो फ़र्क है, मेन डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि जब आप ओवर द काउंटर ऑप्शन लेने जाते हैं अपने किसी भी बैंक के पास, तो वो आपसे एक अप फ्रंट प्रीमियम चार्ज करता है। वो अप फ्रंट प्रीमियम चार्ज करता है, क्यों अप फ्रंट करता है, क्योंकि वो कस्टमाइज होता है, आपके हिसाब से वो बनाता है, तो उसके ऊपर वो अप फ्रंट एडवांस में चार्ज करता है। और वो अप फ्रंट जो है वो आप नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपने एक दफ़ा दे दिया, चाहे आप ऑप्शन को रिडीम करें या ना करें, वो आप वापसी नहीं ले सकते अपने
प्रीमियम जो आपने पे किया है। ठीक हो गया। तो मेरे पास ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, मतलब ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के अंदर कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं। ठीक है। ओवर द काउंटर, अब ओवर द काउंटर क्या कहता है कि भाई इट इज़ एन एग्रीमेंट विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया सर, ये एक मेरे पास एग्रीमेंट होता है विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया, जो कि कस्टमाइज होता है। ठीक हो गया सर। इट कैन बी ट्रेडेड, नहीं नहीं सर, मेरे पास ओवर द काउंटर इंटरेस्ट ऑप्शन तो ट्रेड हो ही नहीं सकता। वो तो स्पेसिफाई कस्टमाइज मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसी लिए उसके लिए बनाने के उसी को दिया है कि भाई आपके हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट ये थी, तो इसके लिए हिसाब से मैंने आपको ये ऑप्शन बना के दिया, और आप उसको तो आगे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉर्मल ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट हो गई गलत। ठीक हो गया सर। अच्छा, द ऑप्शन मे और मे नॉट बी एक्सरसाइज, इसमें तो कोई शक नहीं है सर, मेरे पास ऑप्शन है, ये मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई एक्सरसाइज करनी है लाजमी। मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये स्टेटमेंट भी सही हो गई है। ठीक हो गया सर, ये स्टेटमेंट भी सर मेरे पास सही हो गई है। ठीक है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या कहते हैं, अ प्रीमियम इज पेबल ओनली इफ इट इज एक्सरसाइज। प्रीमियम देते हैं अगर ये एक्सरसाइज होता है। नहीं नहीं सर, अभी हमने पढ़ा है कि ओवर द काउंटर ऑप्शन के अंदर आप प्रीमियम देते हैं पहले, मतलब अप फ्रंट एडवांस के अंदर आप प्रीमियम देते हैं, और जो कि नॉन रिफंडेबल होता है वो तो आपको एक्सरसाइज के ऊपर तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई मेरे पास। तो सर आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट मेरे पास कितनी हो गई, मेरे पास 1 और 3 ऑप्शन के अंदर, 1 और 3 के अंदर आपने आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया सर। ओके देन मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सी एक या बहुत सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं। एन अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी इम्प्लाइज हाई प्रोपोर्शन ऑफ फ्लक्चुएशन। सर हाई प्रोपोर्शन ऑफ फ्लक्चुएशन करंट एसेट के अंदर हाई प्रोपोर्शन ऑफ फ्लक्चुएशंस होती हैं सर, टू दी परमानेंट करंट एसेट। अच्छा सर, मेरे पास वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज़ की, वर्किंग कैपिटल के इनके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर दो पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है सर, एक तो होती है अग्रेसिव और दूसरी क्या होती है, कंजर्वेटिव। अग्रेसिव अप्रोच से कहते हैं कि अग्रेसिव अप्रोच कहता है कि आप बहुत सारा पैसा किस चीज़ के अंदर डाल दो, नॉन करंट एसेट के अंदर डाल दो। मतलब आप अग्रेसिव अप्रोच किया, आप अग्रेसिवली प्रॉफिट को गेन करो। और प्रॉफिट मेरे पास गेन कैसे हो सकता है, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। इन्वेस्टमेंट किस में हो सकती है सर, नॉन करंट एसेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कह रहा है कि हाई प्रोपोर्शन आपने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, नॉन करंट एसेट के अंदर। नहीं सर, मेरे पास तो करंट एसेट के अंदर, तो मेरे पास अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट प्रॉफिट गिरेगा। लेकिन अग्रेसिव अप्रोच क्या कहता है कि आपने प्रॉफिट हाई मैक्सिमाइज अर्न करना है, चाहे आपकी लिक्विडिटी रिस्क पे आ जाए। तो मेरे पास सर ये अग्रेसिव अप्रोच जो है ये गलत हो गई स्टेटमेंट। ठीक हो गया सर। देन मूविंग फॉरवर्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली चीपर देन द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नहीं नहीं सर, हमने तो अब जब भी पढ़ा ये पढ़ा है कि मेरे पास जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होती है, क्योंकि वो लंबे अरसे तक के लिए होती है, तो वो मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव होती है। और जब मेरे पास एक्सपेंसिव होगी तो मेरे पास ज़्यादा रिस्की होगी। मेरे पास जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ड्यू टू मोर एक्सपेंसिव इट इज़ मोर रिस्की। द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न। लॉन्ग टर्म दूर की है तो जब ज़्यादा दूर है तो रिस्की है, जब ज़्यादा रिस्की है तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म भाई कम रिस्की है, जब कम रिस्की है तो कम रिटर्न मिलेगा। तो ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म इज़ जनरली चीपर। नहीं नहीं सर, मेरे पास तो शॉर्ट टर्म चीपर होती है। शॉर्ट टर्म मेरे पास चीपर होती है। क्यों शॉर्ट टर्म चीपर होती है, उसमें बोला शॉर्ट टर्म के अंदर लो रिटर्न मिलता है। जब लो रिटर्न मिलता है क्योंकि लो रिस्की होती है। ठीक है सर, इसमें से दोनों स्टेटमेंट मेरे पास गलत है, तो नीदर 1 और 2। देन मूविंग फॉरवर्ड, मेरे पास ये कह रहा है अन एक्सचेंज लॉस ऑफ 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है ओके सर, आपने बोला आपने कोई एक्सचेंज लॉस किया, आपके पास 1 लाख हो गया। दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन द कंसोलिडेटेड अकाउंट, जो आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है कंसोलिडेटेड अकाउंट के अंदर, ऑफ द कंसोलिडेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडी। अच्छा, एक्सचेंज लॉस ऑफ एक लाख डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन द कंसोलिडेशन अकाउंट ऑफ एन अपील कंपनी एप्रोल कंपनी आफ्टर कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट ऑफ इट्स फॉरेन सब्सिडी। मतलब मैंने फॉरेन सब्सिडी के अकाउंट्स जब कंसोलिडेट किए तो उसने बोला आपके पास एज एन एक्सचेंज लॉस 1 लाख का पीएनएल के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगा। तो मैंने बोला ये कौन सा रिस्क है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सचेंज रिस्क, उसने बोला कौन सा एक्सचेंज रिस्क है।
कि मेरे पास जब मैं ट्रांसलेट करी अपनी स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन स्टेटमेंट, एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉरेन सब्सिडी को मैंने अपनी बुक्स के अंदर जब कंसोलिडेट किया तो लॉस हो गया। तो मेरे पास ये चीज़ ट्रांसलेशन की वजह से आई। फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में आपने ट्रांसलेट किया होगा, तभी आपके पास लॉस आ रहा है। तो मेरे पास ये कौन सा रिस्क अराइज हो गया? ट्रांसलेशन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क। ओके सर, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है सर, आपका सेक्शन ए OTQs वाला सॉल्व हो गया। सेक्शन बी सर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपकी कोई भी क्यूरीज हुई आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह आपका रिप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।